Hello everyone, I once again welcome you all on Lawvita's YouTube channel. आज हम बात करेंगे एक ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की, ग्रीवियांस रिड्रेसल सिस्टम की, या फिर हम कह सकते हैं कि एक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन की, जिसको हम कहते हैं ओम्बुड्समैन सिस्टम। और इंडिया में इसे हम लोकपाल एंड लोकायुक्त सिस्टम के नाम से जानते हैं। आज का जो हमारा मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है वो एक वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। बेसिकली वो अपने सिटीजन्स का, वो अपने पीपल का सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग चाहता है। और इसी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। जब गवर्नमेंट का काम बढ़ता है तो ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स है, ऑफिसर्स है, या फिर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, उनका भी एक्सपेंशन होता है। और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्सिटी के चलते जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर्स और फ्रीडम आ जाती है, या फिर वो उनके पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी फ्रीडम आ जाती है वो कि वो डिसीजंस ले सकते हैं। पर जब इतना पावर किसी के पास होता है तो उसका मिसयूज़ भी होता है। जैसे कि हरासमेंट होता है, माल प्रैक्टिसेस होती है, करप्शन, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज़ होते हैं, उनका ओरिजिन होता है। और पब्लिक को इससे कम तकलीफ होती है, प्रॉब्लम्स अराइज़ होती है पब्लिक के लिए। और इसी से कंसर्न कंप्लेंट्स होती हैं, जिन्हें ही सिटीजन्स ग्रीवियंसेस कहते हैं। अब किसी भी डेमोक्रेसी की, किसी भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एक सक्सेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंट होता है इस चीज़ पे कि आखिर उस कंट्री के, उस स्टेट के जो सिटीजन्स हैं उनके ग्रीवियंसेस का जो रिड्रेसल है वो किस एक्सटेंट तक हो रहा है। तो इसी ग्रीवियांस को रिड्रेस करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस हैं जो कि क्रिएट किए गए हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ताकि वो रिड्रेसल से डील कर सके इन ग्रीवियांसेस की। नंबर वन इज द ओम्बुड्समैन सिस्टम। सेकेंडली द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम एंड द प्रोक्यूरेटर सिस्टम। लेकिन इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ कंसर्न है तो वो है ओम्बुड्समैन सिस्टम से। अब जो ये ओम्बुड्समैन का इंस्टीट्यूशन है ये सबसे पहले क्रिएट किया गया था स्वीडन में इन 1809। और ये जो ओम्बुड वर्ड है, ये जो ओम्बुड टर्म है, ये एक स्वीडिश टर्म है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो कि एक्ट कर रहा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव या फिर स्पोक्समैन ऑफ अनदर पर्सन। स्पोक्समैन का मतलब होता है कि कोई भी ऑफिशियल बोलने वाला रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसका काम होता है पब्लिकली बात करना ऑन बिहाफ ऑफ एनी ग्रुप, पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड सी रॉबर्ट, जो कि एक इंटरनेशनल अथॉरिटी माने जाते हैं ओम्बुड्समैन पे, उन्होंने कहा कि जो ओम्बुड्समैन है वो रेफर करता है एक ऐसे ऑफिसर को जो कि अपॉइंट किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, मतलब विधायिका के द्वारा, जो हैंडल करे कंप्लेंट्स को अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्शन। एंड ये जो ओम्बुड्समैन का सिस्टम है ये फिर स्वीडन से फर्दर स्प्रेड किया अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, लाइक फिनलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में। एंड अल्टीमेटली इंडिया में इस सिस्टम को, ओम्बुड्समैन सिस्टम को कहा जाता है लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो हमारी एक इंडियन कमीशन थी जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जिन्होंने ये रिकमेंड किया कि हमारे इंडिया में दो टाइप की स्पेशल अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। लाइक स्पेशल अथॉरिटीज़ इन द सेंस कि हमारे इंडिया में लोकपाल एंड लोकायुक्त को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारे सिटीजन्स का ग्रीवियांस है उसको हम एड्रेस कर सकें, उसको हम रीड्रेस कर सकें। और इसीलिए इन इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इनको सेटअप किया गया। और जिन पैटर्न पे ये एस्टैब्लिश किए गए इंडिया में, दैट वाज द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जो ओम्बुड्समैन का पैटर्न था उसके ऊपर, एज़ वेल एज़ जो पार्लियामेंट्री कमिश्नर है फॉर इन्वेस्टिगेशन इन न्यूज़ीलैंड उसके ऊपर भी। फिर ये जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे इस रिगार्ड के, मतलब इस रिगार्ड में कि ओम्बुड्समैन सिस्टम होना चाहिए इंडिया में भी, ये हमारी गवर्नमेंट ने कंसिडर किया और एक्सेप्ट किया। एंड फाइनली उन्होंने इनैक्ट किया द लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013। इस एक्ट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम एस्टैब्लिश कर सके एक ऐसे मैकेनिज्म को, एक ऐसे
सिस्टम को, जो कि करप्शन रिलेटेड जो एलिगेशंस होते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, बोथ एट द सेंट्रल लेवल ऑल्सो एंड एट द स्टेट लेवल ऑल्सो, उन करप्शन एलिगेशंस को एक एड्रेसिंग मिल सके, एक एड्रेसल सिस्टम मिल सके। फिर वी हैव कि द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन एंड लोकायुक्ता फॉर स्टेट्स। तो जो हमारा ये लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 आया, इसी के अंतर्गत में हमने लोकपाल को स्टैब्लिश किया यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और जो लोकायुक्ता था उसको हमने स्टैब्लिश किया स्टेट लेवल पे। Now we have is what is a Lokpal. So Lokpal is a synonym word for ombudsman, which is an anti-corruption organization made to specially deal with the cases of corruption against alleged administrative as well as legislative officers. तो ये जो टर्म है लोकपाल, ये सिनोनिम है ऑम्बुड्समैन का, और ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया है स्पेशली करप्शन रिलेटेड केसेस को देखने के लिए, ऐसे केसेस जो कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एलिज किए गए हों। सो बेसिकली ये जो लोकपाल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हाई लेवल ऑफिसर्स हो गए या फिर मिनिस्टर्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट जो भी करप्शन कंप्लेंट्स होती है उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। Now, next we have is what is Lokayukta. So, every state has to constitute a body named as Lokayukta to deal with a complaint of corruption against a state public servant under Section 63 of the Lokpal and Lokayukta Act 2013. तो जो हमारा लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट है 2013 का, उसके सेक्शन 63 के अंडर में ये कहा गया कि हर स्टेट को एक लोकायुक्ता नाम का एक बॉडी, एक इंस्टीट्यूशन बनाना होगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और इस लोकायुक्ता का क्या काम होगा, क्या वर्क होगा, तो वो ये होगा कि जो भी स्टेट लेवल पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लाइक मिनिस्टर्स है, ऑफिसर्स हैं, या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनका जो भी करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स होगा उसको वो इन्वेस्टिगेट करना होगा। मतलब लोकायुक्ता को बेसिकली वो करप्शन, एलिज्ड करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। Further, some states like Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, West Bengal, etc. have not appointed any Lokayukta yet. सो जो स्ट्रक्चर है लोकायुक्ता का वो सारे स्टेट्स में अभी भी सेम नहीं है। जहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी ये कंसर्न स्टेट्स है, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, इन एक्सेट्रा, इन सारे स्टेट्स में अभी भी आज भी प्रेजेंटली कोई भी लोकायुक्ता अपॉइंट नहीं किया गया है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं लाइक वी हैव बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर दिया गया है, और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने लोकायुक्ता एज वेल एज उप लोकायुक्ता को भी स्टैब्लिश कर दिया है। देन वी हैव इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकपाल एंड लोकायुक्ता। सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस वी हैव इज कि जो लोकपाल होता है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एट द नेशनल लेवल, सेंटर लेवल, या फिर हम कह सकते हैं यूनियन लेवल पे। वहीं दूसरी ओर जो लोकायुक्ता होता है उसको हम स्टैब्लिश करते हैं स्टेट लेवल पे। Second difference we have is all the committee members should be employees of the central government और members of parliament। तो जो भी कॉम्पोजिशन होता है लोकपाल का, उसके जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो या तो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर वो एमपीज़ होने चाहिए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो लोकायुक्ता के जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर वो मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के, बेसिकली वो एमएलएज होने चाहिए, दो आइदर ऑफ देम, कोई भी दोनों में से कोई भी एक। देन वी हैव इज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो लोकपाल के जो मेंबर, जो इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स होते हैं, उनको प्रेसिडेंट हमारे जो है वो अपॉइंट करते हैं। वहीं जो लोकायुक्ता के मेंबर्स होते हैं वो हमारे गवर्नर द्वारा ये क्या कहते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। देन द कमिटी कॉन्स्टिट्यूट्स 8 मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन। तो जो लोकपाल का जो कॉम्पोजिशनल स्ट्रक्चर है उसमें जो उसकी कमिटी है वो कंसिस्ट करती है टोटल 9 मेंबर्स से, जिसमें कि 8 मेंबर्स होते हैं और एक कोई चेयरपर्सन होता है। वहीं अगर हम लोकायुक्ता की तरफ देखते हैं तो उनकी जो कमिटी होती है वो कंसिस्ट करती है सिर्फ 3 ही मेंबर्स से। फर्दर वी हैव इज स्ट्रक्चर ऑफ लोकायुक्ता।
सो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लोकायुक्ता इज डिफरेंट इन एवरी स्टेट। तो जो भी लोकायुक्ता का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो हर स्टेट में अलग अलग है, उनका उनमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कई जगह तो इस इंस्टीट्यूशन को अभी तक इस्टेब्लिश भी नहीं किया गया, सेटअप भी नहीं किया गया है। और जो इनकी जो कमिटी होती है जो कि 3 मेंबर्स से कंसिस्ट करती है, उसमें कौन कौन होता है? तो उसमें एक लोकायुक्ता होता है, एक स्टेट विजिलेंस कमिश्नर होता है और एक जूरिस्ट होते हैं। Before the implementation of the Lokpal and Lokayukta Act, some of the state governments had already established Lokayukta. तो जो हमारा ये लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट है 2013 का, इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही कुछ हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स थे, कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स थी जिन्होंने ऑलरेडी इस इंस्टीट्यूशन को बना दिया था, स्टैब्लिश कर दिया था टू कॉम्बैट करप्शन। जिनमें से महाराष्ट्र जो स्टेट है वो सबसे पहला था जिन्होंने सबसे पहले 1971 में इस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर दिया था। नाउ वी हैव इज कि हम किसको एक लोकायुक्ता के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। सो लोकायुक्ता जो है वो हेड होते हैं उन एंटी करप्शन बॉडी का जो कि स्टेट लेवल पर बनाई जाती है। एंड द पर्सन हैज टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो जिन पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज अ लोकायुक्ता, वो या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज हो, एंड शुड हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इटसेल्फ। और इनको वो जो कंसर्न्ड स्टेट है उसके गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाना चाहिए। देन वी हैव इसके हु इज अपॉइंटेड एज लोकपाल ऑफ इंडिया, किसको हम एज अ लोकपाल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं सेंट्रल लेवल पे। तो ये जो लोकपाल होते हैं ये चेयरमैन होते हैं उस एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन के जो कि सेंट्रल लेवल पे स्टैब्लिश की जाती है। एंड द पर्सन शुड बी अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। या तो वो जो पर्सन जिनको हम अपॉइंट कर रहे हैं एज अ लोकपाल, वो या तो फॉर मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हो, या फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या फिर कोई भी ऐसे एमिनेंट पर्सन हो जिन्होंने एटलीस्ट 25 ईयर्स का उनका प्रैक्टिस हो, एक्सपीरियंस हो in the area of anti-corruption policy, public administration, etc. Then we have is the current Lokpal of India as former Supreme Court Judge पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। और जो हमारे अभी प्रेजेंटली करंट लोकपाल है इंडिया के, वो हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है जिनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। अब हम बात करते हैं कि ये जो लोकपाल है इनका क्या टेन्योर होता है, इनका क्या ड्यूरेशन होता है। तो जो ये हमारे लोकपाल के जो चेयरमैन होते हैं इनका ड्यूरेशन या तो 5 साल का होता है या फिर अनटिल एंड अनलेस वो 70 ईयर्स की एज अटेन कर लेते हैं। जो भी पहले होगा विच एवर इज अर्लियर, वो उनका टेन्योर होगा। या तो 5 साल का टर्म पहले एक्सपायर हो जाए या फिर वो 70 ईयर्स की एज को अटेन कर ले, जो भी पहले होगा वो इनका टेन्योर होगा। देन फर्दर है कि ये जो लोकपाल होते हैं इनको आखिर कौन अपॉइंट करता है। तो जो लोकपाल ऑफ इंडिया है उनको एक सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट करती है, जिनके जो सिलेक्शन कमिटी में 5 मेंबर्स होते हैं। नंबर 1 इज प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 इज लोकसभा स्पीकर, नंबर 3 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नंबर 4 इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एंड लास्ट वी हैव इज नंबर 5 एन एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये पांचों मेंबर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उस सिलेक्शन कमिटी के मेंबर्स को, जो कि अपॉइंट करती है हमारे लोकपाल ऑफ इंडिया को। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश की है एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन, इनकी क्या पावर्स है, इनका क्या दायरा है, क्या जुरिस्डिक्शन होगा। तो द jurisdiction of Lokpal extends to PM, ministers, members of parliament, group A, B, C and D officers as well as officials of central government. तो इनके जुरिस्डिक्शन के पर्व्यू के अंडर में, लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के अंडर में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। अदर कोई भी सॉर्ट ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी आएंगे, कोई भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो भी आएंगे, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है चाहे वो ग्रुप ए बी सी डी किसी भी ग्रुप का हो, वो भी इनके जुरिस्डिक्शन के अंदर में आएंगे। एज वेल एज कोई ऑफिशियल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो भी इनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। Now we have is कि Lopal's jurisdiction also includes every person who is or has been in charge, director, manager, secretary of a body or society set up by the act of central government. तो लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में वो लोग भी आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के थ्रू, यानी किसी सोसाइटी या बॉडी के डायरेक्टर हो, मैनेजर हो या फिर सेक्रेटरी है, या पहले रह चुके हैं।
अगर उन पे करप्शन का डाउट हो तो लोकपाल उनका भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एनी सोसाइटी और बॉडी फाइनेंस्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी बॉडी या फिर सोसाइटी जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, फाइनेंस कर रही है, वो भी इनकी जुरिस्डिक्शन के अंडर में आते हैं। और अगर कोई भी एलिज्ड करप्शन कंप्लेंट इनके अगेंस्ट में आती है तो वो लोकपाल इनके केसेस को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। एनी पर्सन इन्वॉल्व इन एक्ट ऑफ एबिटिंग, ब्राइब टेकिंग और ब्राइब गिविंग, फिर लोकपाल उन सभी लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है जो ब्राइब लेते हैं, देते हैं या इस प्रोसेस में किसी तरह से मदद करते हैं इन द सेंस एबिट करते हैं बाय इंस्टिगेशन और बाय व्हाटएवर मींस, ठीक है, थ्रेटनिंग करके कोई भी तरीके से उस चीज़ का एबिटिंग करते हैं तो वो भी उनके पर्व्यू में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफिसर है वो ब्राइब लेता है तो लोकपाल जो है वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। या फिर अगर कोई बिजनेसमैन है जो कि रिश्वत दे रहा है, ब्राइब दे रहा है, तो लोकपाल उस पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो कि बस प्लानिंग करता है या फिर मिलकर ब्राइब फिक्स करवाता है, तो लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन भी आता है। लोकपाल ऑल्सो possesses the powers to superintendence over the CBI। तो जो हमारी सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनके ऊपर भी जो लोकपाल है वो अपना जुरिस्डिक्शन उनका है, वो उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अगर कोई कंप्लेंट, करप्शन कंप्लेंट उनके अगेंस्ट में आती है तो। So, with this, we have come to the conclusion of this particular topic. In order to tackle the problem of corruption, the institution of the ombudsman should be strengthened both in terms of functional autonomy and the availability of manpower. तो करप्शन से इफेक्टिवली फाइट करने के लिए जो ओम्बड्समैन जैसे इंस्टीट्यूशन है इनको और मजबूत बनाना चाहिए ताकि वो सही तरीके से करप्शन के खिलाफ एक्शन ले सकें। और ये जो स्ट्रॉन्ग बनाने का आइडिया है ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो ये होगा बेसिकली तीन तरीकों से। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से, कि उनके पास खुद का बजट हो, वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना हो। फिर फंक्शनल ऑटोनॉमी से, कि उनका जो काम करना है, मतलब उनको जो काम करना है वो इंडिपेंडेंटली कर सके, किसी भी तरह का उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह ना हो। एंड नंबर थ्री इज अवेलेबिलिटी ऑफ पावर्स है, जैसे इन्वेस्टिगेशन, पनिशमेंट रिकमेंड करना एक्सेट्रा, उनके पास इन सारी चीज़ों की प्रॉपर पावर्स होनी चाहिए। फिर देर इज अ नीड फॉर अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस विद appropriate accountability mechanisms to avoid the concentration of too much power in any one institution or authority। सो आजकल करप्शन से डील करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि लोकपाल हो गया, सीबीआई हो गई, सीवीसी है, ईडी है, एक्सेट्रा। इसलिए ज़रूरत है कि पावर्स को अलग अलग अथॉरिटीज़ में डिवाइड किया जाए, बेसिकली पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाए, उनका डिसेंट्रलाइजेशन हो, ना कि सब पावर्स एक ही इंस्टीट्यूशन को दे दी जाए। साथ ही हर इंस्टीट्यूशन पे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी हो, मतलब वो जवाबदेह हो, उनका मिसयूज ना हो, ताकि एक ही एजेंसी के पास बहुत ज़्यादा पावर ना हो, जिससे मिसयूज का चांस बढ़ जाता है और सिस्टम फेयर बना रहे। So, with that, we come to the end of today's lecture on the लोकपाल and लोकायुक्त सिस्टम, जो कि एक क्रूशियल टूल है इंडिया में करप्शन को फाइट करने के लिए, करप्शन के खिलाफ फाइट करने के लिए। We saw how important autonomy, accountability, and decentralization are for making these institutions truly effective. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Thank you for watching.